भारत के सबसे बड़े बैंक ने अपना अब तक का सबसे बेहतरीन तिमाही नतीजा पेश किया है। लेकिन क्या ये शानदार नंबर ही पूरी कहानी बताते हैं या इन हेडलाइंस के पीछे कुछ और भी छिपा है? चलिए इन स्रोतों की गहराई से पड़ताल करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात। ये पूरी बातचीत पब्लिक पे मौजूद जानकारी पर आधारित है। इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। तो आज हम भारत के सबसे बड़े बैंक के हाल ही में आए Q3 नतीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास आंकड़े हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री है, रिपोर्ट्स हैं, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ इन नंबर्स का पोस्टमार्टम करना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या भारत का ये सबसे बड़ा बैंक, जो कभी अपनी सुस्ती के लिए जाना जाता था, अब वाकई एक फुर्तीले डिजिटल पावर हाउस में बदल चुका है। बिल्कुल। और यही आज की बातचीत को दिलचस्प बनाता है। हम सिर्फ हेडलाइंस पर नहीं रुकेंगे। हम ये देखेंगे कि रिकॉर्ड मुनाफे के पीछे की असली वजह क्या है। क्या ये सिर्फ एक अच्छी तिमाही है या एक लंबे बदलाव का संकेत? हम बैंक की लोन बुक की मजबूती को परखेंगे, उनकी योनोआइजेशन की जो रणनीति है उसके असर को समझेंगे और उन छिपे हुए जोखिमों पर भी बात करेंगे जिन पर शायद पहली नज़र में ध्यान नहीं जाता। ठीक है, तो शुरुआत सबसे बड़ी खबर से करते हैं जो हर जगह छाई हुई है। बैंक का अब तक का सबसे बड़ा तिमाही नेट प्रॉफिट 21,028 करोड़ रुपए। ईमानदारी से कहूं तो ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसे समझना भी मुश्किल है। हाँ, ये आंकड़ा वाकई बहुत बड़ा है। इसे ऐसे देखते हैं, ये हर दिन लगभग 230 करोड़ रुपए का मुनाफा है और इसके पीछे मुख्य तौर पर 3 इंजन काम कर रहे हैं। पहला और सबसे जरूरी नेट इंटरेस्ट इनकम यानी NII। जो कोर कमाई होती है बैंक की। बिल्कुल, ये वो पैसा है जो बैंक दिए गए लोन पर ब्याज से कमाता है, अपने डिपॉजिट पर दिए गए ब्याज को घटाकर। ये 45,190 करोड़ पर पहुंच गई है, जो पिछले साल से 9% ज्यादा है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, NII तो बड़ी है, पर उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी हर लोन पर मुनाफे का प्रतिशत वो ज्यादा नहीं बढ़ा। तो ये कमाई आ कहां से रही है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये ग्रोथ मार्जिन बढ़ने से नहीं, बल्कि ज्यादा लोन बांटने से आई है, यानी वॉल्यूम। वॉल्यूम ग्रोथ से मतलब ज्यादा बिजनेस किया है उन्होंने। बिल्कुल, ज्यादा बिजनेस किया है। उनके कुल एडवांसेस यानी दिए गए लोन 15% से ज्यादा बढ़कर लगभग 47 लाख करोड़ हो गए हैं। ये दिखाता है कि बाजार में लोन की डिमांड है और बैंक उसे पूरा कर रहा है। 15% की लोन ग्रोथ तो है, लेकिन आज के दौर में क्या ये टिकाऊ है? कहीं ये बहुत तेजी से दौड़ने जैसा तो नहीं? अक्सर तेज ग्रोथ के साथ क्वालिटी का समझौता हो जाता है। ये बहुत वाजिब सवाल है, लेकिन जब हम गहराई में देखते हैं तो पता चलता है कि ये ग्रोथ काफी संतुलित है। ये किसी एक सेक्टर के भरोसे नहीं है। रिटेल लोन, कॉरपोरेट लोन, कृषि लोन सब बढ़ रहे हैं और खास तौर पर SME यानी छोटे और मझोले कारोबारों को दिए गए लोन में तो 21% की जबरदस्त ग्रोथ है। 21% की SME ग्रोथ, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये इस बात का सबूत है कि भारत की जो असली आर्थिक जान है, जो छोटे और मझोले कारोबारों में बसती है, वो पूरी रफ्तार से दौड़ रही है और देश का सबसे बड़ा बैंक इस दौड़ में सबसे आगे रहकर पैसा लगा रहा है। ये अर्थव्यवस्था में जमीनी स्तर पर विश्वास को दिखाता है। ये मुनाफे का दूसरा बड़ा इंजन है। तो ज्यादा लोन बांटा और उन पर ठीक ठाक कमाई की, ये तो समझ आता है, लेकिन मुनाफे में इतना बड़ा उछाल सिर्फ इन दो चीजों से तो नहीं आ सकता। जरूर कोई और भी वजह होगी। हाँ, और वो है तीसरा इंजन, नॉन इंटरेस्ट इनकम यानी ब्याज के अलावा दूसरी कमाई। ये पिछले साल के मुकाबले 66% बढ़ी है। इसमें बैंक की फीस से होने वाली कमाई शामिल है जो 15.6% बढ़ी है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो है डूबे हुए खातों से रिकवरी। बैंक ने इस तिमाही में लगभग 2604 करोड़ रुपए के पुराने बैड लोन्स वसूले। अच्छा, तो मतलब बैंक सिर्फ नया बिजनेस ही नहीं ला रहा, बल्कि सालों पहले जो पैसा फंस गया था उसे भी घर वापस ला रहा है। ये तो डबल जीत हुई। और यहीं से बात आती है बैंक की असली सेहत पर, यानी उसकी एसेट क्वालिटी पर। बिल्कुल। प्रॉफिट तो एक तिमाही का नतीजा होता है, लेकिन एक बैंक की असली ताकत उसकी बैलेंस शीट की मजबूती में होती है। और यहाँ जो आंकड़े हैं वे पिछले कई दशकों में सबसे अच्छे हैं। ऐसा लगता है कि बैंक ने अपनी नींव को फौलाद का बना लिया है। जैसे कि ग्रॉस NPA यानी कुल बैड लोन्स का अनुपात सिर्फ 1.57% रह गया है और नेट NPA तो 0.39% पर है। ये सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आम भाषा में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बैंक ने 100 रुपए का जो लोन दिया है उसमें से सिर्फ 1.5 रुपए के डूबने का खतरा है
और जब बैंक उस ₹1.5 के लिए पहले से ही कुछ पैसा अलग रख देता है, जिसे प्रोविजनिंग कहते हैं, तो उसके बाद असल बोझ सिर्फ 39 पैसे का रह जाता है। ये लगभग ना के बराबर है। 1.57% सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि बैंक अब जोखिम लेने से डर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्रोथ के लिए जरूरी लोन देने में ज्यादा ही सावधानी बरती जा रही हो? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन जब हम इसे उनकी 15% की लोन ग्रोथ्स के साथ देखते हैं, तो कहानी साफ हो जाती है। बैंक सावधानी तो बरत रहा है, लेकिन डर नहीं रहा। वो अच्छे ग्राहकों को ढूंढकर तेजी से लोन दे रहा है और अपनी सुरक्षा के लिए जो इंतजाम किए हैं वो असाधारण हैं। आप प्रोविजन कवरेज रेशियो यानी पीसीआर की बात कर रहे हैं? हाँ, उनका पीसीआर लगभग 72.5% है, और अगर हम इसमें एयूसीए यानी वो खाते जिन्हें वसूलने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, उन्हें भी जोड़ दें, तो ये आंकड़ा 92.37% तक पहुंच जाता है। 92%? जी। इसे ऐसे समझिए, अगर बैंक को पता है कि उसके 100 रुपए डूब सकते हैं, तो उसने पहले से ही लगभग 92 रुपए अपनी तिजोरी में अलग निकाल कर रख दिए हैं। ये किसी भी तूफान के लिए एक बहुत मजबूत छाते की तरह है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो है एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच। मतलब इस 92% की तैयारी के ऊपर भी कुछ और है। हाँ, और यही बात इस बैंक को खास बनाती है। उनके पास 30,642 करोड़ रुपए का एक अतिरिक्त बफर है। ये वो पैसा है जो नियमों के हिसाब से रखना जरूरी नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट ने भविष्य में किसी भी अनजान संकट से बचने के लिए इसे अलग रखा है। ये उनकी दूरदर्शी और बेहद सतर्क सोच को दिखाता है। वे सिर्फ आज की धूप के लिए नहीं, बल्कि कल की किसी अनजान बारिश के लिए भी छाता तैयार रख रहे हैं। तो ये सब हो कैसे रहा है? शानदार मुनाफा, फौलादी बैलेंस शीट, उनकी रणनीति में ऐसा क्या खास है? वो क्या अलग कर रहे हैं? यहाँ उनकी योनोआइजेशन की रणनीति सबसे अहम है। योनो, उनका जो डिजिटल ऐप है, हाँ, उसके लगभग 9.7 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर हैं, और मैनेजमेंट का लक्ष्य इसे अगले 2-3 साल में 20 करोड़ तक ले जाने का है। तो योनो सिर्फ एक बैंकिंग ऐप नहीं है। इसका बिजनेस पर सीधा असर कैसे पड़ रहा है? ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये बिजनेस करने का एक नया तरीका है। ये ग्राहकों को जोड़ने, उन्हें नए प्रोडक्ट्स बेचने और उन्हें सर्विस देने का एक बहुत ही कम लागत वाला प्लेटफॉर्म है। इसे ऑपरेटिंग लीवरेज कहते हैं। एक बार जब आपने डिजिटल हाईवे बना लिया, तो उस पर और गाड़ियां चलाने का खर्चा बहुत कम आता है। हर नया ग्राहक जो योनो के जरिए जुड़ता है या कोई सर्विस लेता है, वो बैंक के मुनाफे को सीधे तौर पर बढ़ाता है, क्योंकि ब्रांच और कर्मचारियों का खर्चा बच जाता है। और जैसा हमने पहले बात की थी, उनकी ग्रोथ भी काफी संतुलित है। वो किसी एक सेक्टर पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं है। बिल्कुल सही। रिटेल लोन, जिसमें होम और ऑटो लोन आते हैं, कुल लोन बुक का लगभग 42% है। इससे कॉन्सेंट्रेशन रिस्क कम होता है, यानी अगर किसी एक सेक्टर में मंदी आती भी है तो बैंक पर उसका बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। और इसके साथ ही उनकी लायबिलिटी फ्रेंचाइजी, मतलब डिपॉजिट जमा करने की क्षमता भी बहुत मजबूत है। उनका कैसा रेशियो 39% से ज्यादा है। कैसा यानी करंट और सेविंग अकाउंट, जो बैंक के लिए पैसे का सबसे सस्ता और स्थिर सोर्स होता है। ये उस सस्ते ईंधन की तरह है जो उनकी लोन ग्रोथ की गाड़ी को चलाता है। ठीक है, तो अब तक की तस्वीर तो बहुत शानदार लग रही है। ऐसा लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन फाइनेंस की दुनिया में कोई भी तस्वीर परफेक्ट नहीं होती। तो चलिए अब थोड़ा डेविल्स एडवोकेट खेलते हैं। यहाँ पर क्या गड़बड़ हो सकती है, क्या जोखिम है? बिल्कुल, और जोखिमों को समझना उतना ही जरूरी है जितना कि अच्छी बातों को। सबसे पहली चीज जिस पर नजर रखनी होगी वो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यानी निम। जैसा हमने बात की, ये लगभग 3% पर स्थिर है। इसका मतलब है कि मुनाफा वॉल्यूम से आ रहा है, मार्जिन के विस्तार से नहीं। अब जोखिम यह है कि अगर भविष्य में डिपॉजिट पर ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो बैंक के फंड की लागत बढ़ेगी और इस 3% के मार्जिन पर दबाव आ सकता है। मैनेजमेंट ने खुद डिपॉजिट प्राइसिंग को लेकर सतर्क रहने को कहा है। और इसके अलावा कोई और छिपे हुए जोखिम जो सीधे सीधे न दिख रहे हों? हाँ, कुछ और बातें भी हैं। जैसे बैलेंस शीट में कुछ कंटिंजेंट लायबिलिटीज हैं। ये वो छिपी हुई देनदारियां हैं जो भविष्य में सिर उठा सकती हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर्स में बैंक का बड़ा एक्सपोजर है। अभी तो सब ठीक है, लेकिन इन सेक्टर्स में कोई बड़ा झटका बैंक के लिए जोखिम पैदा कर सकता है।
और आखिर में वैश्विक मंदी या जियोपॉलिटिकल तनाव का असर तो हमेशा बना ही रहता है। एक और पहलू है मूल्यांकन का। इन शानदार नतीजों के बाद स्टॉक में जबरदस्त तेजी आई है, तो क्या बाजार ने इस सारी अच्छी खबर को पहले ही हजम कर लिया है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। बाजार ने इन नतीजों को बहुत सकारात्मक रूप से लिया है। मौजूदा स्तरों पर यह स्टॉक डीप वैल्यू कैटेगरी में नहीं रह गया है। ऐसा लगता है कि बाजार ने इन अच्छे नतीजों और भविष्य की ग्रोथ की उम्मीद को पहले ही कीमत में शामिल कर लिया है। इसका मतलब है कि यहां से आगे प्रदर्शन को लगातार उम्मीदों पर खरा उतरना होगा, वरना निराशा हो सकती है। तो भविष्य को लेकर मैनेजमेंट का क्या नजरिया है? वे आगे के लिए क्या संकेत दे रहे हैं? मैनेजमेंट का रुख काफी आत्मविश्वास से भरा है। उन्होंने पूरे साल के लिए अपनी क्रेडिट ग्रोथ का अनुमान 12-14% से बढ़ाकर 13-15% कर दिया है। ये दिखाता है कि उन्हें अर्थव्यवस्था में लोन की मांग को लेकर बहुत भरोसा है। और मार्जिन को लेकर क्या वो चिंतित हैं? उनकी गाइडेंस कंसिस्टेंट है। उनका अनुमान है कि निम लगभग 3% के आसपास ही बना रहेगा। वो मार्जिन में बड़ी छलांग का वादा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे स्थिर रखने पर ध्यान दे रहे हैं। उनका मुख्य फोकस लगातार 1% से ज्यादा का सस्टेनेबल रिटर्न ऑन एसेट्स यानी ROA बनाए रखने पर है, जो एक बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी का सबसे अच्छा पैमाना माना जाता है। अब अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें, रिकॉर्ड प्रॉफिट, फौलादी बैलेंस शीट, डिजिटल पुश और साथ में कुछ वाजिब चिंताएं, तो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है जिस पर हमारे श्रोताओं को सोचना चाहिए। और वो सवाल क्या है? देखिए, बैंक ने मजबूत एसेट क्वालिटी और बड़े प्रोविजनिंग बफर के साथ एक किला तो बना लिया है। उनकी पारंपरिक बैंकिंग बहुत मजबूत दिख रही है। उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म योनो भी तेजी से बढ़ रहा है। सोचने वाली बात यह है, क्या योनो सिर्फ एक बेहतरीन बैंकिंग ऐप बनकर रह जाएगा, या ये एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मार्केटप्लेस में तब्दील होगा? एक ऐसा सुपर ऐप जहां सिर्फ बैंकिंग ही नहीं, बल्कि बीमा, निवेश, शॉपिंग और बाकी सभी वित्तीय जरूरतें पूरी हो सकें। क्या ये बैंक के लिए कमाई का एक ऐसा नया जरिया बन सकता है जिसकी पूरी क्षमता का अंदाजा शायद बाजार को भी नहीं है? वाकई ये एक ऐसा विचार है जो इस पूरी चर्चा को एक नया आयाम देता है। ये बैंक को सिर्फ एक पारंपरिक ऋणदाता के रूप में देखने के बजाय एक संभावित फिनटेक दिग्गज के रूप में देखने की बात है। आज हमने देखा कि कैसे भारत के सबसे बड़े बैंक ने न केवल रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया है, बल्कि अपनी नींव को भी असाधारण रूप से मजबूत किया है। वॉल्यूम आधारित ग्रोथ, शानदार एसेट क्वालिटी और एक महत्वाकांक्षी डिजिटल रणनीति, ये इस तिमाही की कहानी है। इस गहरी पड़ताल को समाप्त करने से पहले हम एक बार फिर दोहराना चाहेंगे कि ये चर्चा केवल सूचना के उद्देश्य से थी और इसे किसी भी तरह से निवेश की सलाह ना माना जाए। अपने वित्तीय निर्णय हमेशा एक योग्य सलाहकार से परामर्श के बाद ही लें।